नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे यार। बूम, एकदम मज़े लो, आराम से आनंद करते हुए पढ़ाई की जाती है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब होता है एकदम आनंद से, प्रेम से पढ़ाई करना। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। मैथमेटिक्स बहुत ही प्यारा विषय है और बहुत अच्छे से हम धीरे धीरे इसको कर रहे हैं। और धीरे नहीं, बहुत फास्ट करूँगा मैं तो, कम से कम, क्योंकि मुझे आपके लिए सारी की सारी प्लेलिस्ट एक साथ डाल देनी है। उसके बाद में आप आराम से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो भैया वैसे तो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। आप देख रहे हो इजराइल का, हमास का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग हमास का साथ देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, अगर आप थोड़ी सी न्यूज़ देखते हो बेटा, अपडेट रहा करो थोड़ा सा। हमास एक आतंकी संगठन है जो फ़िलिस्तीन में रह रहा है, और फ़िलिस्तीन के लोग और हमास दोनों एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें। फ़िलिस्तीन के लोगों का नुकसान हो रहा है, इस बात से हम भी सहमत हैं, और हम ये चाहते हैं कि किसी भी कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन आतंक की कोई कम्युनिटी नहीं होती तो आतंक को छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे में जो लोग हमास के साथ खड़े हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, और ऐसे लोग भारत में भी बहुत सारे हैं, तो उनसे भी मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि भैया प्लीज़ इस तरह की गतिविधि मत करिए, वरना फिर हमारी जो गतिविधियाँ होंगी वो गतिविधियाँ भी अच्छी नहीं होंगी। आप भी जानते हैं, फिर वो हनी सिंह वाला गाना चल रहा है, आप लोग सुनते ही होंगे, गतिविधि, हाँ गतिविधि। चलिए कोई नहीं, तो लास्ट में बस ये है कि भैया पीस बहुत ज़रूरी है, शांति स्थापना बहुत आवश्यक है। कहीं भी संसार के अंदर युद्ध की स्थिति अच्छी नहीं है, और ये तुरंत ही बंद होनी चाहिए। बहुत ही खतरनाक सेशन इस समय चल रहा है पूरे संसार के लिए, वर्ल्ड वार की सी कंडीशन बनने वाली है। नहीं चाहते कि ऐसा हो, चाहते हैं कि बहुत ही शांति रहे पूरी दुनिया के अंदर। चलिए इसके लिए प्रे करते हैं माता दुर्गा से, क्योंकि आज से नवदुर्गाएं शुरू हो गई हैं, तो माँ भवानी को याद करते हुए, आराधना करते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 हम लोग कर रहे थे बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31वां टर्म आपको ढूंढना है, बताना है, जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म जो है वो 73 है। तो ये भी जब हमने विद्या के अपने 2 लेक्चर आपको डाले हैं, उसमें हमने ये ज्ञान दिया था आपको कि अगर वो AD वगैरह वगैरह सब छुपाएगा तो वो कम से कम 2 टर्म देगा आपको। देखिए यहाँ 2 टर्म दिए हैं इसने, ना तो फर्स्ट टर्म दे रखा है इसने, ना कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो इसने जब सारी चीज़ें छिपा ली हैं तो इसने 2 चीज़ें हमें बनाकर दी हैं हिंट के तौर पर। एक 11th टर्म दे दिया और एक हमें बेटा इसने 16th टर्म दे दिया। तो 2 टर्म, हमने कहा था 2 टर्म ज़रूर देगा आपको, तो 2 टर्म इसने हमें दे दिए। अब इन 2 टर्मों का हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, और इनसे हमारी 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगी, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, और उनको हम सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू निकालेंगे। जब A और D की वैल्यू आ जाएगी तो फिर 31st टर्म या कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं AN के फॉर्मूले से। ये बहुत ही आसान भाषा में आप समझ गए। चलिए भैया तो शुरू करते हैं। तो लिखेंगे कैसे, गिवन A11 इज इक्वल्स टू 38। सबसे पहले मुझे दे रखा है कि जो A11 है वो 38 है। इसका मतलब ये है कि A + 10D इक्वल्स टू 38 में लिख सकता हूँ बेटा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँगा आराम। इतनी कहानी पकड़ में आ गई आपके। चलिए उसके बाद में अगेन उसने मुझे और क्या दे रखा है, A16 वो दे रखा है बेटा 73, और A16 क्या होता है, A + 15D, और ये हो गया मेरे पास 73। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। बोलिए बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सॉल्व कर दूँगा। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहा हूँ, तो 2 - 1 ये हमें क्या देगा बेटा, ये हमें देगा A + 15D इक्वल्स टू 73 और A + 10D इक्वल्स टू 38। हमने इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो A से तो A ख़त्म हो गया, और 15 - 10 हो गया बेटा 5D। कितना हो गया, 5D। और यहाँ पर आप माइनस करिएगा तो 13 - 8 आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 6 - 3 3, यानी 35 आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, अब आप समझ गए भैया, ये 7 टाइम कट जाएगा।
तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 7। अब डी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख करके हम ए की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ इधर देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए मैं इस वाली पहली इक्वेशन में डी की वैल्यू रख देता हूँ, है ना। पुटिंग डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन में मैंने डी की जगह 7 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा देखिए, a प्लस 15 इंटू डी, तो इंटू 7 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और इक्वल टू आएगा 73। तो a प्लस ये कितना हो गया 105 हो गया प्यारे बच्चों, इक्वल टू 73। तो a की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 73 माइनस, ये इधर माइनस हो जाएगा 105। और अभी आप समझ गए कि आएगा 5 माइनस 3 आ गया बेटा 2, और 10 माइनस 7 आ गया 3, 32 आ गया, काय का आ गया माइनस का। तो ये हमारा a भी आ गया, a मतलब फर्स्ट टर्म आ गया। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया, यही नोट कर देते हैं इसके पास में ही, d इक्वल टू 7 आ गया और a इक्वल टू माइनस 32 आ गया। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है बेटा a31, 31st टर्म का मतलब a31 निकालना है। तो a31 निकालेंगे भाई, नाव a31 वो आएगा बेटा a प्लस 30d, क्या आएगा बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 31 का 30d हो गया। अब यहाँ a की वैल्यू रखेंगे हम माइनस 32, प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 7, सॉल्व करेंगे बेटा माइनस 32 प्लस 210, और 210 में से माइनस करिए आप, 10 माइनस 2 हो गया हमारे पास 8, और यहाँ आएगा हमारे पास 0, तो 10 माइनस 3 हो गया 7, तो वो आ गया 178, और यही हमारा आंसर है। अगर हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं है कहीं भी तो यही हमारा आंसर है। आप अपनी कॉपी पेन लेकर के कैलकुलेशन कीजिए करिए, मे भी मुझसे गलती हो सकती है, ठीक है। कैलकुलेशन करने में मैं भी इंसान हूँ, कोई भी मैथमेटिशियन हो या मैथमेटिक्स का टीचर हो, वो सब इंसान ही है, गलती होने की संभावना हमसे भी रहती है। तो आप लोग एक बारी ज़रूर अपने से खुद से कैलकुलेशन किया करो और सही आंसर निकालो। बाकी प्रोसेस में कोई गड़बड़ नहीं होती, प्रोसेस हम सही अपना के चल रहे हैं, ठीक है। जोड़ने घटाने में कहीं अगर दिक्कत होती है तो वो आप चेक कर लिया करो। चलिए, मैं ये मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे बच्चों, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख लिया है, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 50 हैं, फाइनाइट है, यानी इसके जो टर्म है बेटा वो लास्ट कहाँ तक चल रहे हैं, 50th टर्म तक चल रहे हैं, यानी 50वां जो टर्म है वही इसका क्या होगा, लास्ट टर्म। इतनी कहानी आपको पकड़ में आ जानी चाहिए कि जब टोटल 50 हैं, इसके अंदर टोटल 50 टर्म हैं, 50 टर्म्स हैं, तो जो 50वां टर्म होगा वो लास्ट होगा भाई, वहाँ तो ख़त्म हो जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50वां टर्म जो होगा वही लास्ट टर्म होगा। ये कहानी आपको यहाँ पकड़ में आ जानी चाहिए साथ ही। उसके बाद में वो कहता है कि 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12, इस AP का तीसरा टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज़ 106, और लास्ट टर्म जो है वो 106 है। और लास्ट टर्म आप समझ गए कि जब इसमें 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा, 50वां टर्म होगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल जैसा अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया है, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा गिवन A3, तीसरा टर्म दे रखा है बेटा, तीसरा टर्म, तो A3 कितना दे रखा है 12, और A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D, तो A प्लस 2D कितना हो गया प्यारे बच्चों 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और 50वां टर्म भी दे रखा है, क्योंकि 50 टर्म लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म दे रखा है 106, तो मैं कहूँगा A50, लास्ट टर्म कितना है 50वां, तो A50। अब A50 हमें दे रखा है कितना 106, तो मैं इसको लिखूँगा A प्लस 49D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 106 हो गया। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ लिखेंगे आप सॉल्विंग
इक्वेशन 1 एंड 2। आप 1 और 2 को सॉल्व करिएगा। कैसे करिएगा बेटा? 2 में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, और d की वैल्यू मिलने के बाद में आप क्या करोगे, इनमें से किसी एक इक्वेशन में उसको पुट करके a की वैल्यू निकाल लेना, और a और d की वैल्यू जब आपके पास आ गई तो फिर तो आप समझ गए कि अब आप आराम से 29th टर्म निकाल दोगे। तो यहाँ से जब आप a और d ये दोनों वैल्यू जब निकाल लोगे तो फिर आपको क्या निकालना रहेगा, A29, और A29 होगा a + 28d, और जो a और d की वैल्यू यहाँ से आए उनको यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ये मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद से करना है, थोड़ा दिमाग आपका भी चलना चाहिए। और इसका आंसर क्या आया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना काम तो भाई कम से कम आप करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9th। प्यारे बच्चों 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर मैंने लिख लिया है, आपको दिख रहा होगा, फटाफट से देखिए। इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, 2 टर्म दे दिए, काम आसान हो गया, लीनियर इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व कर लेंगे, a और d की वैल्यू पता कर लेंगे। उसने कहा बेटा तीसरा और 9वां टर्म जो हैं वो 4 और 8 हैं, यानी तीसरा टर्म तो है 4। देखो बेटा जो पहले है वो पहले लिखता है और जो बाद में है वो बाद में। जैसे यहाँ तीसरा पहले लिखा है तो इसका 4 है, और 9th टर्म कौन सा है, -8 है। रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब ही ये होता है जब हम 2-3 वैल्यू एक साथ लिखते हैं तो हम पहले को पहले से मैच करेंगे, दूसरे को दूसरे से मैच करेंगे। ये रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो पहले तो मुझे a और d पता करने हैं इस क्वेश्चन में, और a और d पता करने के लिए मेरे पास सबसे आसान तरीका वही है, क्या भाई 2 टर्म दे रखे हैं, फटाफट से लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, a और d की वैल्यू पता करते हैं। चलिए सबसे पहले इसने गिवन जो दे रखा है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, A3 दे रखा है, एक तो वो दे रखा है 4। इसका मतलब a + 2d की वैल्यू दे रखी है मुझे 4, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद में इसने मुझे A9 दे रखा है बेटा, वो दे रखा है -8, यानी a + 8d, और इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे -8। ये मेरे पास सेकंड हो गया, बोलिए भाई सेकंड हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, वही काम, फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, कैसे भी कर लो बेटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, आप क्या आएगा बेटा, a + 8d = -8, a + 2d = 4। माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, a से a ख़त्म हो गया। 8 - 2 हो गया बेटा 6d, और यहाँ पर देखिए -8 और -4 जुड़ जाएंगे दोनों, तो आ गए -12। काट के आपने देख लिया 2 बार कट जाएगा श्याम भैया, तो d = आ गया बेटा -2। कितना आ गया d यहाँ से, -2। इस d को एक इक्वेशन में रख दो किसी में, चाहे पहली में चाहे दूसरी में, तो आपको काय की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। भाई पिछले 3 क्वेश्चन से हम यही काम कर रहे हैं हर बार। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग d = -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी है बेटा, a + 2, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड थी, ठीक है ना। तो a + 2d का मतलब हो गया -2, और इक्वल टू क्या था, 4 था। तो ये आ जाएगा मेरे पास a - 4 = 4, तो a = क्या आ गया, 8 आ गया बेटा। a = कितना आ गया, 8 आ गया, क्योंकि ये -4 इधर जुड़ जाएगा तो a की वैल्यू 8 आ गई। अब मेरे पास a भी आ गया और d भी आ गया। अब मुझे ये बताना है कि 0 कौन सा टर्म होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था, एक क्वेश्चन याद, हमें नहीं पता कि ये कौन से नंबर पे होगा, लेकिन है इसके अंदर 0। तो हम मान लेंगे कि किसी nवें नंबर पे है, तो हम मान लेंगे कि भैया an की वैल्यू क्या है, 0 है। जब हमें टर्म निकालना होता है कि कौन से टर्म पे है ये नंबर, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इस AP का ये हिस्सा है और ये nवें नंबर पे है, और nवें नंबर पे जो टर्म होता है उसको जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, an से। तो an की वैल्यू 0 रख देंगे बेटा, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। चलिए
तो देखिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं लेट 0 इज़ द nth टर्म। हमने मान लिया कि ऑफ दिस AP, इस AP का nवां जो नंबर है, nवां जो टर्म है वो 0 है, हमने ऐसा मान लिया। अब n कितना है ये तो हमें नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है। चलिए, इसका मतलब क्या हो गया कि an इक्वल टू क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। तो बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या मान लिया, 0 मान लिया। भाई an तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसमें a और d की वैल्यू लगा देंगे हम। तो a की वैल्यू लगाएंगे बेटा 8, n हमें निकालना है, और d की वैल्यू लगा देंगे कितनी, -2, और इक्वल टू 0 कर देंगे। 8 को इधर ले आएंगे बेटा, तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल्स टू आ जाएगा -8। देखो ये +8 है तो ये -8 हो गया। अब ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कट गया 4 टाइम, तो n माइनस 1 आ गया बेटा 4। तो n कितना आ गया हमारे पास, 5, क्योंकि ये तो इधर जुड़ जाएगा, ये 1 इधर जुड़ जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस AP का जो 5वां टर्म होगा, 5th टर्म होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ लिख देंगे hence 5th term of this arithmetic progression will be 0। ठीक है, n की वैल्यू हमने निकाल दी, 5 आ गई, तो हमने लिख दिया कि 5वां टर्म जो होगा AP का वो 0 होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके बोर्ड पर लिख लिया है, फटाफट से देखें। देखो बेटा, इससे पहले क्वेश्चंस में वो हमें दोनों टर्म की वैल्यू दे देता था, 2 टर्म देता था और दोनों टर्म की वैल्यू दे देता था, तो हम लीनियर इक्वेशन बना लेते थे और लीनियर इक्वेशन बना करके बड़ी आसानी से a और d की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं देगा तो वो सिंपली क्या करेगा, अगर वो ऐसा नहीं करेगा बेटा, तो फिर से वो सिंपली क्या करेगा, वो सिंपली आपको 2 टर्म्स के बीच में क्या दे देगा, रिलेशन दे देगा, और वो भी हमारे लिए काम की चीज़ है, वो भी हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। चलिए देखते हैं कैसे। भाई उसने कहा है कि जो 17th टर्म है AP का वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। आप पूछोगे सर कहाँ लिखा है ऐसा, ये जो बेटा एक्सीड्स लिखा है ना, एक्सीड्स, इसका हिंदी में मतलब है से ज़्यादा। हिंदी में क्या मतलब होता है इसका, से ज़्यादा। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो 17वां टर्म है इस AP का वो 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है, 7। कितना ज़्यादा है बेटा, 7 ज़्यादा है। अब वो हमें कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इसलिए हमें 2 टर्म नहीं दिए, लेकिन 2 टर्म के बीच में रिलेशन दे दिया, और ये भी हमारे लिए इसने बहुत फ़ायदा कर दिया बेटा। अब फ़ायदा कर दिया है तो इस फ़ायदे को अब हम देखते हैं। वहीं बैठिए, कुछ नहीं, बैठो चुपचाप, कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ बैठ सकते हो या फिर घर जाओ। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करेंगे अपना सॉल्यूशन सेम। गिवन कि जो A17 है, देखो बेटा, जो हमारे पास जो A17 है वो A10 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यानी अगर मैं A10 में 7 जोड़ दूं तो A17 आ जाएगा, बोलो। तभी तो हम कहेंगे कि जो A17 है वो A10 से 7 बड़ा है। अब बड़ा कैसे होगा, A10 में 7 जोड़ दो या इसमें से 7 माइनस कर दो, बात वही है। भाई आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि A17 अगर 7 बड़ा है तो इसमें से 7 माइनस कर दो तो A10 आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते थे इस चीज़ को। अब ये फिर 7 इधर प्लस हो जाएगा तो बात तो वही रही, ठीक है। बड़े होने का मतलब क्या है, A17 बड़ा है, इससे 7 बड़ा है, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये 17 के बराबर हो गया। सिंपल था। तो बस मेरे को रिलेशन मिल गया। अब रिलेशन मिल गया तो मैं अभी इसमें वैल्यू लगाऊंगा। A17 की वैल्यू क्या लगा देंगे बेटा,
a प्लस 16d, यहाँ लगा देंगे a प्लस 9d और प्लस 7। अब a से ये दोनों साइड मर जाएगा, बताओ a से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ख़त्म हो गया। अब देखो ये 16d है, ये 9d है, तो इसमें से माइनस करिए आप तो कितना आएगा, इधर 16d है, ये 9d इधर ले गया, माइनस हो गया, इक्वल टू इधर रह गया 7, तो ये आ गया बेटा 7d इक्वल टू 7। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। आप कहोगे हाँ से हम भैया यहाँ से d की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब जब यहाँ से बेटा d की वैल्यू 1 आ गई तो फिर आप क्या करिएगा, बताओ फिर आप क्या करिएगा। अभी तो हमारे पास d की वैल्यू आई है तो कुछ नहीं करिएगा, क्योंकि आपसे तो d की ही वैल्यू पूछी थी भाई, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और वो आपने निकाल दिया d इक्वल टू 1। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर रुक करेंगे 11 का। आशा करता हूँ आपको अच्छे से और बड़े प्यार से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बैलेंस रह करके काम कर रहा हूँ, एकदम ना बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी सीरीज़ आपके लिए डालनी है सारे चैप्टर्स की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिख लिया है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है एनसीईआरटी का। देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, और एपी हमें ये दे रखी है बेटा, ठीक है, ये एपी दे दी। इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर मतलब ज़्यादा, 132 ज़्यादा होगा देन इट्स 54th टर्म, इसके 54th टर्म से। क्या ये क्वेश्चन अभी लास्ट में जो किया बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा, उसमें 7 ज़्यादा था वो, ऐसे वो ये कह रहा है कि ए 54 से ये कितना है, 132 ज़्यादा है, लेकिन ये कौन सा टर्म है ये हमें मालूम नहीं है, ये हमें मालूम नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए इस एपी का ए कितना है। तो आप जानते हो कि देखो गिवन, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, गिवन एपी कितनी दे दी हमने बेटा, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। हियर इसमें फर्स्ट टर्म कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3, इतना दिख रहा है आपको, फर्स्ट टर्म 3 हो गया। और डी कितना आ गया, यह आ गया 15 माइनस 3 यानी कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। डी हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि लेट भाई वो कह रहा है कौन सा टर्म 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा। अब हमें नहीं पता कौन सा है, तो हम मान लेंगे कि भैया ये कोई nवें नंबर का टर्म है, nth टर्म है। तो हम मान लेंगे लेट nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमने मान लिया कि वो सर nth टर्म है, कोई nth टर्म है जो इसके 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है। तो फिर क्या हो जाएगा, देन तब हम कह देंगे कि जो an है वो a54 से 132 ज़्यादा है। तो हम ऐसे लिख देंगे इसको, बताओ an इक्वल्स टू a54 और इसमें 132 ये ज़्यादा है तो 132 और जोड़ दिया मैंने। ये बताओ बेटा, ये इतनी कहानी पकड़ में आई कि नहीं है, आपको आ जानी चाहिए इतनी। ये जो लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है, वहाँ हमें टर्म दे रखा था कि कौन सा टर्म ज़्यादा है, यहाँ हमें पता नहीं है तो हमने कह दिया भैया कोई n वाला टर्म ज़्यादा है, तो हमने an मान लिया और an जो है 132 ज़्यादा है। अब इसको देखिए आप, an होगा क्या, आप कहोगे श्याम भैया an होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और ये काय के बराबर होगा, a54, इसको मैं लिखूँगा a प्लस 53d। बताओ बेटा, a प्लस 53d हो गया ये, और प्लस इसमें कितना जोड़ूंगा, 132, क्योंकि 132 ज़्यादा है। अब देखिए बेटा, a से तो a ख़त्म हो गया, सही है, a से a ख़त्म हो गया। d की वैल्यू मेरे पास 12 है ऑलरेडी, तो मैं इसमें डायरेक्ट d की वैल्यू डाल दूँ 12, तो d की वैल्यू 12 डाल दो भाई, n माइनस 1 इंटू 12। देखो d डाल दिया मैंने 12, यहाँ से a तो ख़त्म ही हो गया था। अब इधर क्या आएगा, 53 इंटू 12 और प्लस में आ जाएगा 132। इतनी कहानी पकड़ में आ गई हमारे में, बताइए। इस 12 से इधर डिवाइड लगा देते हैं,
चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं, आपको थोड़ा शायद कम समझ में आए डायरेक्ट, लेकिन इसको जोड़ लेते हैं पहले, है ना। तो ये आएगा बेटा 12 तिया 36, 6 और कैरी जाएगा 1 और 12 पंजे 60, 60 और 1 61, 616 और ये है 132 और इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 6 और 2 8 और 3 और 1 4 और 1 और 6 7, 748 आ गया। ये काय के बराबर आ गया n-1 इंटू 12 के बराबर आ गया प्यारे बच्चों। अभी कैलकुलेशन आपकी समझ में आ रही होगी, मैं इसको डायरेक्ट भी काट सकता था लेकिन कोई नहीं, अपन ऐसे ही कर लेते हैं। तो फिर n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, वो आ जाएगी 748/12। अब इसमें 12 से आप डिवाइड लगाइए तो 12 छिंगे 72, 6 बार चला गया, 12 छिंगे 72, 2 बचेगा, तो ये तो कट नहीं रहा पूरा, ये तो कट नहीं रहा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 की 6, हाँ 16 की 3, अच्छा 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 बेटा यहाँ पे 63 आएगा, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, चलो कोई नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ। और यहाँ पे आएगा फिर 6, तो यहाँ पे आएगा 6 और अब बचेगा 4 और ये आएगा 12 चौक 48, 64 आ गया। तो n-1 की वैल्यू 64 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गई। कितनी आ गई प्यारे बच्चों, n की वैल्यू 65 आ गई। कैलकुलेशन हो जाती है, मिस्टेक आपसे भी हो जाएगी, हमसे भी हो जाएगी, सबसे हो जाएगी। तो n इक्वल टू आ गई बेटा 65, यानी मैं ये कह सकता हूँ, यानी मैं आंसर में कह सकता हूँ कि 65th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये बड़ी आसानी से मैंने बात करी। चल लिख देते हैं इसको भी, इसको भी लिख देते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा हैंस 65th टर्म ऑफ दिस AP will be 132 more than its 54th टर्म। ठीक है बेटा, सिंपल था भाई। हमने n वां टर्म मान लिया, an मान लिया, उसके बाद में हमने कंपेरियर कर दिया पिछले क्वेश्चन की तरह और सॉल्व किया। d की वैल्यू d तो हमारे पास था ही ऑलरेडी, हमने इसमें d की वैल्यू लगा दी, उसके बाद में n की वैल्यू आ गई। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अब हम क्वेश्चन नंबर रुक करते हैं 12 का। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिख लिया है, और NCERT के बेहतरीन क्वेश्चंस में से जिन पर एक विशेष एनालिसिस की ज़रूरत है, यानी विश्लेषण करने की ज़रूरत है, ऐसे क्वेश्चनों में से एक है ये क्वेश्चन नंबर 12। यानी इस पे आप लगा लीजिए स्टार, और डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। यानी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। इस क्वेश्चन का जनरलाइजेशन में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको। इस प्रश्न का उत्तर मैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं डायरेक्ट देखते बता दूंगा। इस प्रश्न का आंसर इसी प्रश्न में दे रखा है बेटा। ये कह रहा है कि 2 APs, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। सबसे बड़ी बात कह दी इसने ये वाली कि 2 अलग अलग APs हैं। 2 APs मतलब नॉट सेम AP, 2 अलग अलग AP हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम है। बट कैसे सर, एग्जांपल बता दो। जैसे मैंने एक ले ली 2 4 6 8, अब देखो ये तो इवन नंबर की AP है। एक मैंने ले ली 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स की AP है, लेकिन इनका डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस दोनों में +2 है, देखिए डिफरेंस सेम है। तो ये ऐसे की बात कर रहा है। आप बेटा एक गौर करो, देखो मैं अभी यहीं बता देता हूँ आपको, फिर जनरलाइजेशन का वीडियो भी सेपरेट बना दूंगा। अगर 2 AP हैं और इनका जो वो है कॉमन डिफरेंस वो सेम है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ आएगा 9 और यहाँ जाएगा 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और MCQ में बहुत आता है। MCQ में ये क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी बात, और MCQ में आएगा तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें आंसर इसी में दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए आप डिफरेंस बताओ मुझे, इनके टर्म्स का डिफरेंस बताओ। 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 1। फिर सेकंड टर्म का डिफरेंस बताओ, सेकंड टर्म का, तो आप कहोगे 1। फिर थर्ड का बताओ 1, फोर्थ का बताओ 1, फिफ्थ का बताओ 1, सिक्स्थ का बताओ 1।
मैं कहूँ आपसे 100वें का बताओ 100th टर्म का, तो भी आएगा 1। इसका मतलब एक कहानी पकड़ में आ गई सर। वो कहानी आई कि अगर दो अलग अलग एपी हों और उनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, क्या सेम है? कॉमन डिफरेंस अगर सेम है श्याम भैया, तो उनके हर नंबर के टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी इसका पहली एपी का A1 दूसरी एपी का A1, डिफरेंस जो होगा वही A2 में डिफरेंस होगा, वही A3 में होगा, वही A100 में होगा, और वही A1000 में होगा। तो इसका आंसर एक चुटकी में मिल गया कि अगर उसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, दोनों एपीओ के 100th टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? 100, तो उनके 1000 के बीच में कितना होगा? यहाँ भी सर कितना होगा? 100 होगा। आंसर तो आपका निकल आया, आंसर तो आपका निकल आया। श्याम भैया ने दिखाया जब भी कॉमन डिफरेंस एपी में सेम होता है तो उनके जो रेस्पेक्टिव टर्म्स हैं, यानी A1 A2 A3 A4 A4, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। इनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो जब इनके 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000वें टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। आंसर आपको मिल गया। लेकिन इसको सिस्टमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे अब वो देख लेते हैं। चलिए, तो गिवन क्या है बेटा? गिवन ये है, गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास 2 एपीज। हमने 2 एपी मान ली अपनी तरफ से। एक मान ली हमने A प्लस D A प्लस 2D ऐसा मान लिया। दूसरी एपी मान ली हमने बेटा, ये एपी नंबर 1 हो गई, और दूसरी एपी हमने मान ली बड़ा A प्लस D। देखो D छोटा क्यों मान रहा हूँ दोनों में? क्योंकि उसने कह रखा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। उसके बाद में बड़ा A प्लस 2D ऐसे चलती जाएगी। ठीक है बेटा जी, इतनी कहानी पकड़ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि A100 यानी पहली एपी का 100वां टर्म और दूसरी एपी का 100वां टर्म, इन दोनों में डिफरेंस कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। बोलो बेटा मैंने सही लिखा है? पहली एपी का 100th टर्म होगा छोटा A का 100, AN से दिखाते हैं ना, और इसका होगा बड़ा A का 100। दो अलग अलग एपी हैं। चलिए, इसका 100 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 99D, और इसके 100 को भी मैं लिख सकता हूँ A प्लस 99D। बोलो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा बेटा। माइनस है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल टू क्या आएगा? 100 आ गया। बोलो अब बताओ बेटा, A प्लस 99D, ब्रैकेट खोलिए तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस A माइनस 99D इक्वल टू क्या आ गया? 100 आ गया। 99D और 99D दोनों मर गए, तो क्या आ गया बेटा? A माइनस A इक्वल टू कितना आ गया? 100 आ गया। यानी पहले टर्म, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 100 आ गया। ठीक है जी, A माइनस A की वैल्यू आ गई 100। चलिए अब आगे देखिए, आगे देखिए भाई, मैं मिटा देता हूँ इसको। तो हमें जो चीज़ मिल गई वो यहाँ लिख लेते हैं। हमें मिल गया कि A माइनस A, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 100। A माइनस A की वैल्यू आ गई 100। हम इसको बस इतने ऐसे ही रहने देते हैं, कोई नहीं। अब क्या निकालना है? नाउ A1000 माइनस बड़ा A1000, ये निकालना है हमें। यही तो पूछा है, टर्म के बीच का क्या डिफरेंस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 999D माइनस A माइनस 998। इस बार बेटा मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मैंने ब्रैकेट खोल दिया है डायरेक्ट। तो ये दोनों तो मर जाएंगे बेटा, ये दोनों तो मर गए आपस में। तो बचा क्या? A माइनस A बचा, और A माइनस A की वैल्यू तो फ्रॉम फर्स्ट कितना हो गया? 100 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन A माइनस A की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन
क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं हैंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स विल बी 100। ये भी कितना होगा, 100 होगा। अच्छा, अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया इस क्वेश्चन का। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करके वो यहाँ पे पूछ लेता 60th टर्म के बीच में 100 है, तो बताओ 100 में के बीच में क्या होगा। अब वो किसी के भी बीच में पूछ ले, ये डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा, जब दोनों एपीओ का कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। मेन बात ये थी। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भर भर के आता है, तो इसको ऐसे टाइम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर यही लगाएंगे जो इसमें दिया हुआ है, ये 100। ठीक है, ओके। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर रुक करते हैं हम 13 का। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, 13 की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। अब देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे। पहली बात तो आप ये समझिए कि जिन संख्याओं में एक दी गई संख्या से भाग चला जाता है उनको उसके मल्टीपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल्स बोलते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो 2 से जिन संख्याओं में डिवाइड जाएगा वो कौन सी होंगी, वो होंगी 2 के टेबल में आने वाले नंबर, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे होंगे। और ये सब 2 के क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स। क्या कहलाते हैं बेटा, ये मल्टीपल्स ऑफ 2। ऐसे 3 के जो नंबर होंगे पहाड़े के जिनमें 3 से डिवाइड जाता है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 कहलाएंगे। ऐसे ही जिनमें 7 से डिवाइड जाएगा, डिविजिबल बाई 7, तो जिनमें 7 से डिविजिबल जाएगा वो सब क्या होंगे बेटा, मल्टीपल्स ऑफ 7। उनको क्या बोलेंगे बताओ, उनको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल्स ऑफ 7। बोलो सही बात है कि नहीं है। आप हमेशा ये बात ध्यान रखें, ऑलवेज रिमेंबर क्या कि मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो उसके जो मल्टीपल्स होंगे फॉर्म एन एपी, वो एक एपी बनाएंगे। देखिए सर 2 के मल्टीपल हैं तो हर बार 2 जुड़ रहा है, इनमें 1 जुड़ रहा है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया 2, तो एपी होगी नहीं होगी। 3 के मल्टीपल होंगे उनमें हर बार 3 जुड़ रहा होगा, तो वो भी एपी बनाएंगे। ऐसी जो 7 के डिविजिबल बाई 7 है, यानी मल्टीपल ऑफ 7 हो गए। अब जो 7 के मल्टीपल है उनमें हर बार क्या जुड़ रहा होगा, 7 जुड़ रहा होगा, तो ये भी एपी बनाएंगे। इसका मतलब इसीलिए ये क्वेश्चन एपी के चैप्टर में रखा गया है। इतनी कहानी पकड़ में आ गई आपको। चलिए आगे देखें। तो पहले तो हमें ये पता चले कि 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन सा है जिसमें 7 से डिवाइड जाता है, वहीं से तो कहानी स्टार्ट करेंगे। तो आप बताओ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है। सर आप कहोगे 100 है। मैंने कहा 100 में 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, आपने डिवाइड लगाओ 7 से। इसमें एलसीएम एचसीएफ में बहुत करते हैं हम ये काम। तो 7 से डिवाइड लगाया, 7 बन जा 7 बचे 3, ये 0 आ गया, 7 4 जा 28 और ये आ गया 2। यानी आप समझ गए कि अगर सर इसमें मैं 5 और जोड़ दूं, क्या कर दूं बेटा, 5 और जोड़ दूं। देखो 2 और 5 7 हो जाएगा, फिर डिवाइड चला जाएगा 7 से। तो अगर मैं इसमें 5 और जोड़ दूं तो उस नंबर में 7 का डिवाइड चला जाएगा। यानी 100 में डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन 100 + 5 में डिवाइड चला जाएगा सर। यानी कितने में, 105 में। तो 105 वो पहला 3 डिजिट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 का मल्टीपल होगा, जिसमें 7 से डिवाइड जाएगा। तो 105 से शुरू करेंगे कहानी हम अपनी। यानी हम यहाँ लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स which
आर डिविजिबल बाई 7 विल फॉर्म एन AP। ये एक AP बनाएंगे और कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई, जिसके मल्टीपल हैं वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो विद कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस कितना होगा इनमें, 7 होगा। बताओ 7 से डिवाइड जाने वाली संख्याओं में हर बार 7 जुड़ेगा और जो जुड़ता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, तो भैया कॉमन डिफरेंस 7 होगा। तो AP क्या होगी बेटा, AP होगी 105। अभी हमने देखा 105 से शुरू होगा, सबसे छोटा नंबर 105 होगा जिसमें 7 से डिवाइड जाएगा। फिर अगला क्या होगा 112, फिर होगा 119। समझ रहे हैं ना, 7 जोड़ते जा रहे हैं हर बार। 7 का कॉमन डिफरेंस होगा, वे संख्याएं जिनमें 7 से डिवाइड जाएगा वही लिख रहे हैं हम। तो सबसे छोटी 105, फिर 7 जोड़ दिए, फिर 7 जोड़ दिए, और ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमें चाहिए सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो आप बताओ सबसे लास्ट नंबर जो होता है, यानी 3 डिजिट के नंबर 999 पे ख़त्म हो जाते हैं, 999 पे ख़त्म हो जाते हैं, वो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 999 नहीं, मैं 1000 में डिवाइड लगा लेता हूँ। जो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है उसमें सबसे छोटा नंबर है, इसमें हम 7 से डिवाइड लगाएंगे। तो बताओ बेटा 7 1 जा 7 बचेंगे 3, 7 4 जा 28 बचेंगे 2, फिर एक 0 उतार लेंगे तो 7 2 जा 14 और बचेंगे कितने 6। अब इसमें 6 क्या आ गए, रिमाइंडर आ गया। 6 फालतू है, यानी 1000 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो उस नंबर में 7 का डिवाइड जाएगा। तो आप बताओ 1000 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 994। यानी लास्ट में जो नंबर होगा 3 डिजिट का जिसमें भाग जाएगा 7 का, वो हमने कितना निकाल लिया 994 निकाल लिया। अब तो हमारे पास पूरी AP हो गई बेटा। देखिए फर्स्ट टर्म भी हो गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी हो गया हमारे पास, और लास्ट टर्म भी हो गया हमारे पास। लास्ट टर्म भी निकाल लिया हमने 994, इसमें जाएगा 7 का डिवाइड। इतनी कहानी पकड़ में आ गई आपको। चलिए अब ये बताना है कि ये जो हमने लिख लिए हैं ये टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 ऐसे कितने हैं ये टोटल, इसका टोटल बताना है। तो हम मान लेंगे लेट n बी द टोटल नंबर्स। हमने n टोटल नंबर मान लिए बेटा। लेट n बी द टोटल नंबर्स या टोटल टर्म्स हमने मान लिए n। अब n टोटल टर्म्स मान लिए, इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा ये an होगा बेटा। बताओ क्योंकि n नंबर है तो जो nवां नंबर है वही हमारा लास्ट टर्म होगा, तो ये an होगा और यही कौन सा होगा लास्ट टर्म। ये हमारा कौन सा टर्म है बेटा, लास्ट टर्म है। यानी मैं इसको L भी कह सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, L। अब L आप जानते हैं क्या होता है, इम्प्लाइज कि L इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सही बात है क्या। अब L हमारा कितना है बेटा 994 है, और A कितना है बेटा 105 है, 105 है, प्लस n निकालना है D 7 है। D क्या है 7 है, 7 के मल्टीपल्स हैं तो 7 होगा, 3 के मल्टीपल्स होंगे तो 3 कॉमन डिफरेंस होगा। अब तो कुछ नहीं है, आपको बस सॉल्व करना है इसको और आंसर आ जाएगा। चलिए भाई यहाँ लिख देता हूँ मैं, 994 था बेटा यहाँ। तो सबसे पहले तो 105 को माइनस कर दो, इधर कितना आ जाएगा बताओ। 105 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, 14 माइनस 5 आ गया बेटा 9, और यहाँ बचेगा 8, तो 8 आ गया, और उसके बाद में आएगा फिर क्या आएगा 9 ही आएगा, 989, राइट। नहीं यार 889 आएगा, सॉरी 889 इक्वल टू आएगा n माइनस 1 इंटू 7। अब बेटा 7 से इसको आप कट मार दोगे, काट दो, 7 का डिवाइड लगा दो इसमें। 7 1 जा 7 तो 18 हो गया, 7 2 जा 14 4 हो गया, 7 7 जा 49। डिवाइड आप और अच्छे से घर पे लगा लेना। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 इधर प्लस हो जाएगा तो 128 आ गई बेटा n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी आ गई 128। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं,
इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है बेटा? टोटल नंबर ऑफ टर्म है 128। तो आंसर लिखेंगे कैसे आप, वो यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ लिख देंगे आप, हैंस देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स। देखो पूरा लिख के बता रहा हूँ आपको, बोर्ड तक कैसे लिखोगे आप। देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7। अभी एक क्वेश्चन इससे अगला भी ऐसा ही है, वो और कर लेते हैं तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दिया करो भाई, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिख लिया, बिल्कुल सेम टू सेम अभी जैसे क्या है वही क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल का वो कभी भी बना दे तो कॉमन डिफरेंस वही होता है जिसके मल्टीपल दिए हैं। जैसे मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसमें कॉमन डिफरेंस 4 का ही आने वाला है। ठीक है बेटा, क्योंकि 4 ही जुड़ेगा हर बार। तो भैया मल्टीपल ऑफ 4 हो या डिविजिबल बाई 4 ऐसे लिख देता है, ये बात एक ही होती है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया। डिविजिबल बाई 7 वही नंबर होंगे जो मल्टीपल ऑफ 7 होंगे, ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 4 वही नंबर होंगे जो डिविजिबल बाई 4 होंगे। दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको। ठीक है, लाई बिटवीन जो किस किस के बीच में आते हैं, 10 और 250, 10 एंड 250 के बीच में आने वाले 4 के मल्टीपल, यानी ऐसी संख्या जिनमें 4 से डिवाइड चला जाएगा, कंप्लीट डिवाइड, और वो काय के बीच में होनी चाहिए, 10 और 250 के बीच में होनी चाहिए। आप बताओ बेटा 10 से आगे बीच का मतलब क्या है? देखो 10 ये रहा, 250 ये रहा, बीच का मतलब है 10 से पीछे नहीं आना, या तो 10 भी नहीं होना चाहिए, बीच का मतलब है 10 के अंदर अंदर, 10 के अंदर अंदर। आप बताओ 10 में डिवाइड नहीं जाएगा, 11 में जाएगा नहीं जाएगा, 12 में जाएगा जाएगा, 12 में डिविजिबल है 4, 4 से डिविजिबल है 12। इसका मतलब सबसे पहला छोटा टर्म हमें कौन मिल गया? 12 मिल गया। यानी हियर यहाँ पर जो AP होगी बेटा वो कहाँ से शुरू होगी? 12 से। इतनी कहानी पकड़ में आ गई, क्योंकि सबसे पहला 10 से आगे 12 है जिसमें 4 से डिवाइड जाएगा, 4 का मल्टीपल है ये। तो 12, फिर अगला कितना होगा? +4 करेंगे बेटा, +4 करेंगे तो अगला आएगा हमारे पास 16, फिर +4 करेंगे तो अगला आएगा हमारे पास 20, फिर आएगा 24, फिर आएगा 28, ऐसे ही चलेगा। अब कहाँ तक जाना है हमें? 250 तक जाना है। आप बताओ 250 में तो जाएगा नहीं डिवाइड 4 का, और 250 से ऊपर नहीं जाना हमें, 250 से आगे नहीं जाना है, 250 के अंदर की साइड रहना है, इधर यानी कम रहना है। तो अपन 250 में भाग लगा लेते हैं बेटा 4 का, देखते हैं 4 छिंगे 24, बचा 1 0, 4 दूनी 8, बचे 2, यानी 2 फालतू है, तो इसमें से 2 माइनस कर दीजिए आप, तो कितना आ गया? 248। कितना आ गया बेटा? 248 आ गया। यानी वो लास्ट नंबर जिसमें 4 से डिवाइड जाएगा वो कौन होगा? वो लास्ट नंबर जिसमें 4 से डिवाइड जाएगा वो नंबर होगा सर 248। तो बिल्कुल जैसा अभी का क्वेश्चन था वैसा ही बन गया, क्योंकि लास्ट टर्म है हमारे पास और हमें n निकालना है कि कितने होंगे, ये टोटल कितने नंबर होंगे जिनमें 4 से डिवाइड जा रहा है, तो n ही निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट n बी द टोटल टर्म्स। हमने मान लिया कि टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें? n है। इसका मतलब an इक्वल टू l हो जाएगा बेटा, क्योंकि n ही नंबर है तो an लास्ट टर्म होगा, और ये काय के बराबर दे रखा है हमें? 248 के बराबर दे रखा है। आप जानते हैं कि l इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी फिर 248 बराबर हो जाएगा a यहाँ कितना है बेटा? 12 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 4, क्योंकि बार बार 4 ही जुड़ रहा है, 4 के मल्टीपल हैं तो 4 ही होगा इसका कॉमन डिफरेंस। अब बस कुछ नहीं करना, अब तो आपको सॉल्व करना बाकी रह गया है। चलिए भाई तो सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। 12 को तो माइनस कर दो इधर बेटा, तो यह आ जाएगा 248 माइनस 12,
इक्वल टू आ जाएगा n-1 इंटू 4। कैलकुलेशन आपको सब आती हैं। 12 इसमें से माइनस कर दिए तो बचा 236। क्या बचा बेटा? 236 इक्वल टू n-1 इंटू 4। अब इस 4 से आपको क्या करना है, इसको काट देना है। कितना आएगा? 4 पंजे 20, 3 बचेगा, 4 नाम 36, n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? ये 1 जुड़ जाएगा इधर, 60 आ गई। तो आप कह दोगे कि ऐसे कितने मल्टीपल हैं 4 के? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं? आप कह दोगे 60 मल्टीपल्स हैं। इस बात को लिख देंगे यहाँ। hence there are 60 multiples of 4 between 10 and 250। 10 और 250 के बीच में 60 मल्टीपल्स हैं 4 के, यानी ऐसी 60 संख्याएं हैं, ऐसे 60 नंबर है जिनमें 4 से कम्प्लीटली डिवाइड चला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्याम भैया को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। बहुत एनालिसिस कराने वाला हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन करा दिया और इसका आंसर निकालना सिखा दिया। नो, हम क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करेंगे। जो क्वेश्चंस भेस बदल के आते हैं पेपरों में उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो भैया सारी सुविधाएं आपको श्याम भैया दे रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट आप तक पहुंच जाए। बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करेंगे, हमारा आपसे प्रॉमिस है। इसमें नहीं, ये वीडियो हमारे अगर इस बोर्ड एग्जाम में नहीं पहुंच रहे हैं तो अगले में पहुंच जाएंगे। आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए जब मन करे तब। तो भैया श्याम भैया को आप इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत। वंस अगेन, टाटा, बाय बाय।